Hello guys, welcome back to my YouTube channel Babita Chemistry Classes. This lecture is for plus 2 class and this is our first lecture for new chapter, that is solutions. Okay, in this lecture we will start our new chapter, that is solution. Solution के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है. Solution जो है वो हमारा सेकेंड चैप्टर है प्लस 2 क्लास का, उसके बारे में हमें यहाँ पर क्या करना है, स्टडी करना है. ओके, सबसे पहले मैं आपको चैप्टर में से गो थ्रू करवा देती हूँ कि क्या क्या प्रेजेंट है इस चैप्टर के अंदर और हमें पढ़ना क्या क्या है. सबसे पहले तो सॉल्यूशंस क्या होते हैं, कितने टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है, और फिर किसी भी सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है उसको हम किन किन टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, लाइक दैट मास परसेंटेज, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी, मोल फ्रैक्शन एटसेट्रा. ठीक है, तो ये बहुत सारे हैं. उसके बाद आता है हेनरी लॉ, फिर आता है डाल्टन्स लॉ. ठीक है, हेनरी लॉ भी आता है, डाल्टन्स लॉ भी आता है. उसके बाद ये जो है हमारे पास रोड्स लॉ भी है. फिर आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हैं, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर पढ़नी है. आइडियल सॉल्यूशन कौन से होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन से होते हैं, वो डिस्कस करना है यहाँ पे. फिर इस चैप्टर के अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, जो एग्जाम्स में भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, उसके बेस पे न्यूमेरिकल्स भी बहुत ज़्यादा हैं. ठीक है, तो वो हमें बहुत ध्यान से पढ़नी है. और लास्ट में हमारे पास आता है वांट्स ऑफ फैक्टर. ओके, वो भी एक्सप्लेन करना है हमें इस चैप्टर के अंदर. तो हमें वन बाय वन टॉपिक को पढ़ेंगे. ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि सॉल्यूशंस ही क्या होते हैं. सिंपल जो सॉल्यूशन है उसकी डेफिनेशन क्या है. सॉल्यूशंस क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर जो होते हैं. ठीक है, सॉल्यूशंस क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है कि नहीं भी 2 या 3 कंपोनेंट्स का. ओके, अब बात ये आती है कि अगर 2 कंपोनेंट को मिक्स करते हैं तो वो सॉल्यूशन कौन सा बनेगा, बाइनरी सॉल्यूशन. 3 कंपोनेंट को मिक्स करते हैं तो वो क्या बनता है, टर्नरी सॉल्यूशन बनता है. ठीक है, 4 को ऐड कर देंगे तो क्वाटरनरी सॉल्यूशन बन जाएगा. हमें यहाँ पर अपने सिलेबस के अंदर कौन सा स्टडी करना है, बाइनरी सॉल्यूशन स्टडी करना है. और आप डेली लाइफ में बहुत सारे सॉल्यूशंस के साथ डील करते हो. ठीक है, चाहे वो सॉलिड सॉल्यूशंस हो या लिक्विड सॉल्यूशंस हो या फिर गैसेस सॉल्यूशंस हो. ओके, जैसे अलॉयज़ हैं, अलॉयज़ सॉलिड सॉल्यूशन है, उसके अंदर 2 मेटल्स का जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या कहलाते हैं, उससे क्या बन जाता है, अलॉय बन जाता है. ठीक है, या फिर एल्कोहल इन वाटर या फैट इन वाटर, ये मिल्क का एग्जाम्पल हो जाएगा. तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में डील करते हैं. तो हमें सिर्फ कौन से पढ़ रहे हैं, बाइनरी सॉल्यूशंस पढ़ने हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और उनकी जो कंसंट्रेशन है उनको हम कैसे मेजर कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ तक हम इसको कवर करेंगे. अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट जो है सॉल्यूशंस की डेफिनेशन से. ठीक है, सॉल्यूशंस क्या होते हैं. सॉल्यूशंस के अंदर सबसे पहले तो माइनर सी चीज़ है वो देखो. यहाँ पर सॉल्यूशंस जो होते हैं एक किससे मिलकर बनता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट से. सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बनता है. ठीक है, तो जिसका अमाउंट ज़्यादा होता है इन द मीन्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स जिसके ज़्यादा होते हैं वो क्या कहलाता है, सॉल्वेंट कहलाता है. और जिसके नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं वो क्या कहलाता है, सॉल्यूट कहलाता है. ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में कंबाइन करके किसका फॉर्मेशन करते हैं, सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं. ये लार्जर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है और ये लेसर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है. और सॉल्वेंट वो है जिसके अंदर चीज़ घोली जाती है, सॉल्यूट वो है जिसके जो घोलनी है. ठीक है, जिसको हमें डिसोल्व करना है तो वो क्या कहलाता है, सॉल्यूट. जिसके अंदर डिसोल्व करेंगे वो क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट कहलाता है. अब बात ये आती है कि सॉल्वेंट जो है वो हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट ही लेते हैं मेनली सॉल्यूशंस बनाने के लिए. और यूनिवर्सल सॉल्वेंट किसको बोला जाता है बेटा, वाटर. वाटर क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है. ठीक है, ध्यान रखेंगे आप, यूनिवर्सल सॉल्वेंट. और जो पानी के अंदर डिसोल्व करके जो सब्सटेंसेस जो सॉल्यूशंस प्रिपेयर किए जाते हैं, ठीक है, वाटर के अंदर डिसोल्व करके जो सॉल्यूशंस प्रिपेयर किए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशंस. क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशंस. ठीक है, और दूसरे सॉल्यूशंस का भी हम यूज़ कर सकते हैं, दूसरे सॉल्वेंट का भी यूज़ कर सकते हैं हम. उनको हम क्या बोलेंगे, नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स. ठीक है, क्या बोलेंगे उनको हम, नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स. एक्वस सॉल्वेंट कौन सा होगा अपने पास, वाटर. और पानी के अंदर डाल के, वाटर के अंदर डाल के जो भी सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे. ठीक है, और नॉन एक्वस के अंदर वो नॉन एक्वस हो जाएंगे. नॉन एक्वस में आ जाएगा हमारे पास जैसे बेंजीन आ जाती है, ईथर आ जाता है, अल्कोहल आ जाती है. तो ये कौन से होते हैं हमारे पास, नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स होते हैं. इनके अंदर भी डालकर हम क्या बना सकते हैं, सॉल्यूशन बना सकते हैं. क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं बेटा, बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे हैं जो पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होते. ओके, तो हमें तो बनाना क्या है, सॉल्यूशन बनाना है. तो सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें फिर उनको किसके अंदर डिसॉल्व करना पड़ता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर, लाइक बेंजीन है, ईथर है, ठीक है, एसीटोन है. इनके अंदर डाल के हम इनको फिर बनाते हैं. ओके, तो अब चलते हैं ना सॉल्यूशंस के ऊपर. सॉल्यूशंस क्या होता है, सॉल्यूशंस क्या है, बाइनरी सॉल्यूशन. इट इज़ द कंपोजिशन या फिर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ, इट इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स. ठीक है,
2 और मोर कंपोनेंट्स। और वो कंपोनेंट्स कौन से हो सकते हैं? एक तो सॉलिड हो सकता है और दूसरा कौन सा सोल्यूट हो सकता है और दूसरा कौन सा हो सकता है? सोलवेंट हो सकता है। ठीक है, एक सोल्यूट होगा और एक कौन सा होगा? सोलवेंट। तो तुम्हारे पास क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन बन जाएगा। ओके, फिर बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन कौन सा होगा? बाइनरी सॉल्यूशन कौन सा होगा? जिसके अंदर सिर्फ दो ही कंपोनेंट होंगे। द सॉल्यूशन which contains only 2 component। ठीक है, जिसमें कितने कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे? 2 कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। दैट इज एक सोल्यूट हो जाए, एक क्या हो जाए? सोलवेंट हो जाए। ठीक है, 2 ही कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे तो वो जो सॉल्यूशन बनेगा, प्रिपेयर होगा, वो क्या कहलाएगा? बाइनरी सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, अब बात ये आती है कि भाई हमें क्या पढ़ना है? एक्वा सॉल्यूशन। छोटी छोटी डेफिनेशंस है, वो लिख लो आप। एक्वा सॉल्यूशंस। एक्वा सॉल्यूशंस कौन से होंगे? जो कैसे बनाए जाएंगे? मेड बाय या फिर प्रिपेयर्ड बाय टेकिंग वाटर एज अ सॉल्वेंट। ठीक है, वाटर को हम क्या लेंगे? एज अ सॉल्वेंट लेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्वा सॉल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्वा सॉल्यूशन। एग्जांपल NaCl इन वाटर। ठीक है, NaCl इन वाटर, अल्कोहल इन वाटर। मतलब कि जो मेन फोकस है वो कहाँ पर करना है? सॉल्वेंट के ऊपर। और सॉल्वेंट कौन सा ले रखा है यहाँ पर? वाटर। वाटर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एक्वास यूज़ करते हैं। एक्वा मीन्स क्या होता है बेटा? पानी ही होता है। ठीक है, जैसे एक्वागार्ड भी होता है घरों में, पानी को बचाने वाला हानिकारक बैक्टीरियाज वगैरह से। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ पर भी है कि अगर तुम वाटर ले रहे हो, वाटर के लिए हमेशा क्या यूज़ करेंगे? हम एक्वस वर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, और नॉन एक्वस वाले कौन से हो जाएंगे? नॉन एक्वस सॉल्यूशन कौन से हो जाएंगे? जिसके अंदर हम नॉन पोलर सॉल्वेंट्स का यूज़ कर लेंगे, लाइक बेंजीन, ईथर, एसीटोन। वो इतना जरूरी नहीं लिखना। तो ये चीज़ थी कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, और जो सॉल्यूशंस होते हैं वो प्रिपेयर कैसे किए जाते हैं। ओके, अब हमें पढ़ने हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। आपके सामने ये टेबल बनी हुई है कि कितने टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, आप देखेंगे सबसे पहले गैसेस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन, यही होंगे ना। गैसेस सॉल्यूशन किसको बोलेंगे? जिसमें तीनों कंपोनेंट को डिसोल्व कर रखा होगा। किसके अंदर डिसोल्व करके देखा होगा बेटा? गैसियस के अंदर। मतलब मेन कंपोनेंट उसमें सॉल्वेंट का काम कौन करेगा? गैस। किसके अंदर? गैसियस सॉल्यूशन के अंदर। गैसियस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का काम कौन करेगा? गैस करेगा। लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा? सॉल्वेंट का काम कौन करेगा? लिक्विड करेगा। सॉलिड सॉल्यूशन के अंदर जो है सॉल्वेंट का काम कौन करेगा? वो तुम्हारे पास सॉलिड करेगा। ठीक है, तो इस तरीके के अकॉर्डिंग हमारे पास कितने टाइप के हैं? 9 टाइप्स के हैं, लेकिन उसमें से हमें एक नहीं पढ़ना है। वो कौन सा है? गैस इन गैस। ठीक है, ये वाला हमारे पास हमें नहीं पढ़ना है, बाकी सारे के सारे ये पढ़ने हैं। तो सबसे पहले आते हैं गैसेस सॉल्यूशन के अंदर। मैंने आपको बता दिया कि सॉल्यूट लेना है, सॉल्वेंट ये हो जाएंगे, और एग्जांपल भी लिखे हुए हैं। जैसे सॉल्यूट ले लिया मैंने, गैस, उसको डिसॉल्व करना है किसके अंदर? सॉल्वेंट क्या है? गैस है। ठीक है, गैस इन गैस, इसका मिक्सचर क्या रहेगा? एयर, नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ओके, तो एयर जो है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस प्रेजेंट होती है। वो किसका मिक्सचर होता है? किसका सॉल्यूशन होता है? वो गैस इन गैस का। ठीक है, तो एयर इसका एग्जांपल आ जाएगा। नेक्स्ट है फिर, अगर सॉल्यूट तुमने क्या ले रखा है? लिक्विड ले रखा है, और जो सॉल्वेंट है वो क्या ले रखी है? गैस ले रखी है। लिक्विड इन गैस मतलब गैस के पार्टिकल्स हैं और उसमें लिक्विड के पार्टिकल्स जो हैं वो क्या होते हैं? सस्पेंडेड होते हैं। जैसे फॉग होती है, ठीक है, सर्दियों के अंदर फॉग होती है ना, तो वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स जो होती हैं वो क्या होती हैं? सस्पेंडेड होती हैं उस एयर के अंदर। ठीक है, तो लिख सकते हो ह्यूमिडिटी हो जाए, या फिर क्लोरोफॉर्म हो जाए किसके अंदर? एयर के अंदर। क्लोरोफॉर्म किसके अंदर? एयर के अंदर। और क्लोरोफॉर्म होती क्या है बेटा? एनेस्थेटिक एजेंट है ये, जो बेहोश करने के लिए काम आती है। उसके जो वेपर्स होते हैं अगर उसको एयर के अंदर डाल दिया तो बहुत ही हानिकारक होती है क्लोरोफॉर्म। ओके, नेक्स्ट आता है फिर सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड को डिसोल्व किया गया किसके अंदर? लिक्विड के अंदर। ठीक है, डिसोल्व क्या करना मतलब सस्पेंडेड होते हैं लेकिन फिर भी दिखाई नहीं देते। डस्ट इन एयर। ठीक है, डस्ट इन एयर, डस्ट प्रेजेंट होती है एयर के अंदर, लेकिन वो कभी कब शो होती है? टिंडल इफेक्ट के द्वारा ही हम इसको क्या कर सकते हैं? शो कर सकते हैं। तो डस्ट इन एयर किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? सॉलिड इन गैस। ओके, अब आता है लिक्विड सॉल्यूशंस। लिक्विड सॉल्यूशंस में जो मेन सॉल्वेंट का रोल प्ले करेगा वो कौन होगा? लिक्विड ही होगा। तो एक एक करके पढ़ते हैं इसको। गैस इन लिक्विड, गैस किसके अंदर? लिक्विड के अंदर। आप जानते ही हो गैस एरेटेड जो ड्रिंक्स होती हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है, कोल्ड ड्रिंक्स होती है, एरेटेड ड्रिंक्स होती हैं, उनके अंदर सभी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हाई प्रेशर पे फिल्ड की जाती है। जैसे इसको ओपन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर आ जाते हैं। शैम्पेन के अंदर भी ऐसा ही होता है। ठीक है, फिर आता है लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, इथेनॉल इन वाटर। ओके, होमोजेनियस बनाना है, इथेनॉल इन वाटर। अल्कोहल को पानी के अंदर डिसोल्व कर दो, वो भी सॉल्यूशन बन जाएगा किसका? लिक्विड इन लिक्विड का। और एक और एग्जांपल आता है जैसे इमल्शंस।
ठीक है। इमल्शन हम लास्ट जो 5th चैप्टर है अपना उसके अंदर पढ़ने वाले हैं। इमल्शंस क्या होते हैं बेटा, जिसके जो कंपोनेंट हैं जिसके वो दोनों ही कंपोनेंट कैसे होने चाहिए, लिक्विड स्टेट के अंदर होने चाहिए। तो जो मिल्क है वो एक बहुत ही अच्छा इमल्शन है। कैसे, उसके अंदर फैट और वाटर होती है। अगर हम मिल्क में से सारी फैट को निकाल लेंगे, क्रीम को निकाल लेंगे, तो सिर्फ क्या रह जाएगा, पानी रह जाता है। ठीक है, तो वो लिक्विड इन लिक्विड में मिल्क हो जाएगा, जैसे अल्कोहल इन वाटर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है फिर सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड के अंदर सॉलिड के पार्टिकल, सॉल्ट सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन है, ये सारे किसके एग्जांपल आ जाएंगे तुम्हारे पास, सॉलिड इन लिक्विड के अंदर। ठीक है, फिर आता है सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशंस का मतलब क्या है कि जो सॉल्वेंट है वो कौन रहेगा, सॉलिड रहेगा। सॉलिड सब्सटेंस के अंदर आपको गैस ऐड करनी है, सॉलिड के अंदर आपको लिक्विड ऐड करना है, सॉलिड के अंदर आपको सॉलिड ऐड करना है। ठीक है, अब आता है कि सॉलिड सॉल्यूशन में सबसे पहले जो सॉल्वेंट है वो तो क्या ले लिया, सॉलिड ले लिया, और जो सॉल्यूट है वो क्या ले लिया, गैस। तो गैस के पार्टिकल्स जो है वो सॉलिड सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब होते हैं। क्या होते हैं बेटा, एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन प्रोसेस के बारे में आप पढ़ोगे 5th चैप्टर में। वहाँ पर होता क्या है, जैसे मैं अगर आपको गैस मास्क की बात बताऊँ कि जो गैस मास्क होते हैं उसमें क्या होता है कि जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, जो गैस इंडस्ट्री में काम करते हैं, बाई चांस वहाँ पर अगर गैस लीकेज हो जाए तो उस लीकेज का पता लगाने के लिए ऐसे तो जो वर्कर्स हम अंदर नहीं जा सकते उस इंडस्ट्री के अंदर, तो वो अपने ऊपर मास्क लगा के रखते भी हैं और जाएंगे भी। ठीक है, तो वो जो मास्क होता है ना, उसकी जो बाहर वाली लेयर होती है उसके ऊपर चारकोल लगा होता है। क्या लगा होता है, चारकोल। चारकोल एक बहुत ही अच्छा एडजॉर्बेंट होता है। तो गैसेस को तो जाने के लिए कहीं रास्ते की ज़रूरत तो है नहीं, वो तो हर एक जगह प्रेजेंट होती हैं गैसेस तो। ठीक है, तो वो जो चारकोल होता है, वो चारकोल उस आने वाली हानिकारक गैस को क्या कर लेता है, वो एडजॉर्ब कर लेता है, सरफेस के ऊपर ही रखेगा, वो अंदर नहीं जाने देगा, क्योंकि अंदर जाएगा तो सांस के थ्रू वो फिर शरीर के अंदर चली जाएगी। ठीक है, तो इसलिए जो चारकोल एडजॉर्प्शन जो होता है वो किस में होता है, गैस इन सॉलिड। ठीक है, मतलब कि गैस के पार्टिकल्स को हम एब्जॉर्ब करवाते हैं किसके ऊपर, सॉलिड सरफेस के ऊपर। चारकोल क्या है, सॉलिड ही है। ठीक है, सॉलिड के ऊपर हमने किसको एब्जॉर्ब करवा दिया, गैस को एब्जॉर्ब करवा दिया। एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस है बेटा। एडजॉर्प्शन जो होता है वो पार्टिकल्स सरफेस के ऊपर ही रहते हैं, और एब्जॉर्प्शन में जो पार्टिकल्स हैं वो अंदर तक चले जाते हैं, बल्क तक चले जाते हैं। ठीक है, मुझे आपको 5th चैप्टर के अंदर फिर से अच्छे से समझ में आएगा, वहाँ हम पढ़ेंगे अच्छे से इसको। ठीक है, तो गैस इन सॉलिड में आप पढ़ सकते हो कि हाइड्रोजन गैस जो है ये प्लेडियम के ऊपर क्या करवा ली गई है, एडजॉर्ब करवा ली गई है। ठीक है, या फिर एडजॉर्प्शन प्रोसेस वही हो जाएगा यहाँ पर। फिर लिक्विड इन सॉलिड, सॉलिड के अंदर लिक्विड के पार्टिकल्स, तो अमलगम बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। अमलगम इनका हर एक बहुत जगह यूज़ किया जाता है। अमलगम वर्ड किसके लिए यूज़ किया जाता है बेटा, मरकरी। ठीक है, मरकरी मेटल के साथ अगर कोई दूसरी मेटल ऐड कर दी जाती है तो वो जो सॉल्यूशन बनता है ना, वो उसको हम क्या बोलते हैं, अमलगम बोलते हैं। जैसे मरकरी के अंदर अगर हमने सोडियम मेटल ऐड कर दी तो उसको हम क्या बोलेंगे, सोडियम अमलगम। पोटेशियम ऐड कर दी, पोटेशियम अमलगम। मतलब अमलगम जो वर्ड है ये किसके लिए होता है, मरकरी के लिए। ठीक है, दिस कन्फाइंड फॉर मरकरी। ठीक है, Hg, मरकरी का सिंबल क्या होता है, Hg, इसके लिए होता है ये। फिर आता है सॉलिड इन सॉलिड, जानते हो आप, सॉलिड इन सॉलिड अलॉयज़। ठीक है, अलॉयज़ होते हैं। अलॉयज़ जो है जैसे ब्रास है, ब्रोंज है, इवन 22 कैरेट गोल्ड जो है वो भी क्या है, अलॉय ही है, क्योंकि उसके अंदर जैसे 22 कैरेट गोल्ड का मतलब क्या है, उसके अंदर सिर्फ गोल्ड है और क्या है 2% क्या प्रेजेंट होती है, कॉपर या फिर सिल्वर ऐड की जाती है। क्योंकि बेटा जो 24 कैरेट गोल्ड होता है वो इतना फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है कि उसकी ज्वेलरी नहीं बन सकती। ठीक है, वो जल्दी से मेल्ट करने लग जाता है, उसकी ज्वेलरी बनेगी ही नहीं। तो उसके अंदर उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए उसके अंदर क्या ऐड किया जाता है, कॉपर या फिर सिल्वर ऐड किया जाता है, तो 22 कैरेट गोल्ड बन जाता है। तो वो कहीं दिखता है गोल्ड के अंदर कॉपर या सिल्वर कहाँ पे प्रेजेंट है, बनेगा तो होमोजीनियस ही। ठीक है, तो वो सॉलिड इन सॉलिड का एग्जांपल है। ब्रास, ब्रास जो है वो किसका एग्जांपल, ब्रास को हिंदी में क्या बोलते हैं, पीतल। ठीक है, तो इसके कौन कौन से हैं, जिंक होता है और कौन होता है, कॉपर। ठीक है, कॉपर प्लस जिंक। ब्रॉन्ज के अंदर कौन आ जाएगा, कॉपर प्लस टीन आ जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारे सॉलिड सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें सॉलिड जो है वो मेन रोल प्ले करेगा किसका, सॉल्वेंट का। और उस सॉलिड के अंदर अपन तीनों स्टेट को क्या करके देखेंगे, डिजोल्व करके देखेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, डिफरेंट एग्जाम्पल आ जाएंगे। ठीक है, इस चीज़ को नोट डाउन कर लो आप, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, अब चलते हैं हम कि किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को हम मेजर कैसे करते हैं। पहले नोट डाउन करो 2 मिनट के अंदर। इसको रख कर देती हूँ मैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास इंपॉर्टेंट वो कौन सा है कि सॉलिड जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशंस की, उसको हम कैसे मेज़र करते हैं। सॉल्यूशंस की जो कंसंट्रेशन है उसको किन किन टर्म्स में मेज़र किया जाता है। ओके, जैसे हर एक क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए होते हैं ना हमारे पास यूनिट्स होती हैं। जैसे मास को मेज़र करने के लिए हमारे पास किलोग्राम होता है,
ठीक है। लेंथ को मेज़र करने के लिए मीटर सेंटीमीटर होता है, टाइम को मेज़र करने के लिए सेकंड होता है, टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए डिग्री सेल्सियस या केल्विन होता है। इसी प्रकार जो है सॉल्यूशंस जो प्रिपेयर किए जाते हैं लेबोरेटरी के अंदर, तो उनको भी तो मेज़र किया जाएगा ना कि वो किस तरीके से बनाए गए हैं और उनके अंदर कितना सोल्यूट प्रेजेंट है, गिवन सॉल्यूशन के अंदर कितना सोल्यूट प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हम कंफर्म करेंगे बाय द टेकिंग द एग्जांपल ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन को हम स्टडी करेंगे कि किस किस मेथड के द्वारा, कौन कौन सी कंसंट्रेशन के जो मेथड्स हैं हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं सॉल्यूशन को। ठीक है, सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो कौन कौन से मेथड से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मेन जो टॉपिक है वो हमारे पास कौन सा रहेगा, ठीक है, मेथड्स फॉर एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, कि आप किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को कैसे मेजर करोगे, क्या क्या मेथड्स होंगे उसके लिए, ये आपने प्लस वन में भी पढ़ रखे हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारे पास मास परसेंट। क्या आता है, मास परसेंट। ठीक है, मास परसेंट हो जाए, वॉल्यूम परसेंट हो जाए, या फिर मास पर वॉल्यूम परसेंट हो जाए। ठीक है, सबसे पहले आएगा हमारे पास मास परसेंट। ठीक है, मास परसेंट ऑफ एनी कंपोनेंट। कोई भी सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन बनाया गया है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के साथ, मान लिया जाए कि यहाँ पर मैंने कोई भी सॉल्यूशन बना दिया। ठीक है, इस सॉल्यूशन के अंदर क्या है, सॉलिड भी है और ये सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। तो इस सॉल्यूशन के अंदर जो मास परसेंट हम निकालेंगे किसी भी कंपोनेंट का, वो किसके बराबर होगा। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, परसेंटेज निकालने के लिए। ओके, मास परसेंट ऑफ एनी कंपोनेंट किसके बराबर होगा, मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। अभी जो मास परसेंट है ये कई टर्म्स में आ सकती है, मतलब वेट बाय वेट की टर्म्स में भी आ सकती है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की टर्म्स में भी आ सकती है, या वेट बाय वॉल्यूम की टर्म्स में भी आ सकती है। ठीक है, कई बार आपने देखा भी होगा कि जो लिक्विड सॉल्यूशंस घरों में आते हैं, जैसे कोई एक्वर्स बॉटल्स ही होती हैं या फिर जो फ्लोर क्लीनर्स होते हैं, उन पे आप देखना V/V लिखा हुआ होता है। ठीक है, और जो सिरप आती है, सिरप जो आती है वो चाहे ये कफ सिरप हो या कोई भी हो, उसके ऊपर भी लिखी हुई होती है कंसंट्रेशन, उसकी मेजर होती है कि भाई W/V में लिख रखा है, W/W में लिख रखा है, V/V में लिख रखा है। ठीक है, तो हम मास परसेंट को इन तीन टर्म्स में जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। W/W का मतलब क्या है, वेट बाय वेट, V/V का मतलब क्या है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, और W/V का मतलब क्या है, वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो इनके डायरेक्ट फॉर्मूले लिख लो आप कि W/W का मीनिंग क्या है कि जो जैसे 10% मैंने बोल दिया आपको, 10% NaCl सॉल्यूशन, 10% NaCl सॉल्यूशन। इसका मीनिंग क्या होगा बेटा कि 10 ग्राम जो है NaCl वो प्रेजेंट है 90 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर, और उसने क्या बना दिया तुम्हारे पास 100 ग्राम क्या बना दिया, सॉल्यूशन। इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग क्या होगा, 10 ग्राम NaCl इज प्रेजेंट इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, टू गेट 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर हो बेटा आपको ये, अगर 10% वेट बाय वेट लिखा हुआ है, ये 100% लिखा हुआ मिलेगा। ओके, किसी भी सॉल्यूशन के ऊपर वेट बाय वेट लिखा हुआ है और उसने क्या बोल दिया कि 10% NaCl सॉल्यूशन है, तो उसका मीनिंग क्या होगा कि 10 ग्राम जो NaCl है ना वो 90 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर डिजोल्व किया गया है। ओके, और जो टोटल सॉल्यूशन है वो कितना बन गया तुम्हारे पास, 100 ग्राम सॉल्यूशन बन गया। ओके, यहाँ देखो V/V के लिए, V/V मतलब दोनों का ही क्या लेना पड़ेगा, वॉल्यूम लेना पड़ेगा। अब मैंने यहाँ पर बोल दिया 10% अल्कोहल इन वाटर, 10% अल्कोहल इन वाटर। ठीक है, अल्कोहल किसके अंदर, वाटर के अंदर, कितनी 10%। इसका मतलब क्या होगा कि 10 ml ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल मतलब क्या अल्कोहल के लिए यूज करते हैं इथेनॉल। ठीक है, 10 ml ऑफ इथेनॉल dissolved in water to form 100 ml of solution, 100 ml of solution।
ठीक है। 10% अल्कोहलिक वाटर का मीनिंग क्या है, और ये क्या लिख रखा है साइड में, क्या दे रखा है, V/V दे रखा है। तो वॉल्यूम ही किसका लेना है, अल्कोहल का लेना है, और वॉल्यूम ही किसका लेना है, तुम्हें सॉल्यूशन का लेना है। और वॉल्यूम की यूनिट हम किस में मेजर करते हैं, ml के अंदर मेजर करते हैं, ठीक है। लीटर भी होती है, क्यूबिक सेंटीमीटर भी होती है, लेकिन ml में। 10 ml ऑफ इथेनॉल डिजोल्व्स इन वाटर टू फॉर्म द 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। हमें सॉल्यूशन कितना मिला, 100 ml सॉल्यूशन मिला, ओके। वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या हो जाएगा, अगर मैंने फिर से यहाँ पे एग्जांपल ले लिया आपके पास कि 10% ऑफ NaCl सॉल्यूशन, फिर से ये चीज़ ले लो आप, ठीक है। 10% NaCl सॉल्यूशन और ब्रैकेट में लिखा हो W/V, 10% ऑफ NaCl सॉल्यूशन, और आपके ब्रैकेट में लिखा हुआ है क्या, क्या लिखा हुआ है कि वेट बाय वॉल्यूम, और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, W/V। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि 10 ग्राम जो NaCl है वो किसके अंदर प्रेजेंट है, 100 ml ऑफ द वाटर के अंदर, ठीक है। इसमें क्या लिखोगे, 10 ग्राम ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। 100 ml ऑफ सॉल्यूशन के अंदर 10% ऑफ NaCl का क्या मीनिंग है कि 10 ग्राम NaCl जो है वो प्रेजेंट है किसके अंदर, 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। इसी को हम क्या बोलते हैं तभी तो, W/V, ओके। तो इस तरीके से हो जाएगा। तो मास परसेंटेज जो है वो हम कई तरीके से निकाल सकते हैं। एक और होती है बेटा पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, वो भी मैं आपको करवा दूंगी। क्या होती है, पार्ट्स पर मिलियन होती है, ओके। हो गया, यहाँ तक मैं इसको रब कर देती हूँ, नोट डाउन कर सकते हैं आप। नेक्स्ट जो टर्म है वो कौन सी है, पार्ट्स पर मिलियन, ppm के नाम से जानी जाती है वो, ठीक है। पार्ट्स पर मिलियन, देखो ppm के नाम से जानते हैं। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, ppm निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा, पार्ट्स पर मिलियन, ये पता चल गया आपको। इसका फॉर्मूला क्या रहता है, मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय मिलियन, 10 की पावर 6, 10 की पावर 6, ठीक है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब मैं इसके बेस पे मेडिकल करा देती हूँ। अगर आपको कोई बोले कि सी वाटर है, ठीक है, सी वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन का अमाउंट है वो कितना दे रखा है, 1000 ग्राम दे रखा है, और उसके अंदर जो उसकी परसेंटेज प्रेजेंट है, ठीक है, वो कितनी दे रखी है, 6 × 10 की पावर -3। कितनी परसेंटेज दे रखी है, 6 इंटू मास परसेंट उसका कितना दे रखा है, 6 × 10 की पावर -3 दे रखी है, ठीक है। और टोटल जो सॉल्यूशन है सी वाटर जो है वो कितना है, मैंने टोटल बोला, सी वाटर का जो अमाउंट है वो कितना दे रखा है, 1000, ठीक है। 1000 ग्राम के अंदर जो ऑक्सीजन का अमाउंट है वो कितना दे रखा है, 6 × 10 की पावर -3। मैं लिखवा देती हूँ आपको, इफ 1000 ग्राम ऑफ सी वाटर, 1000 ग्राम ऑफ सी वाटर कंटेन्स कितना, 6 × 10 की पावर -3 ग्राम ऑक्सीजन, ठीक है। देन कैलकुलेट ppm, क्या कैलकुलेट करना है, ppm कैलकुलेट करना है। लगाओ फॉर्मूला बेटा, ppm इज इक्वल टू मास ऑफ द कंपोनेंट, कितना गिवन है, 6 × 10 की पावर -3, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूशन मतलब सी वाटर कितना दे रखा है, मास ऑफ सॉल्यूशन 1000, ओके, और मल्टीप्लाइड यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 की पावर 6 हो जाएगा, ठीक है, 10 की पावर 6। तो इसको जब आप सोल्व आउट करोगे तो ये कितना रह जाएगा यहाँ पर, 10 की पावर 3, ठीक है। इसे ये कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस का ये प्लस का ये भी कैंसिल आउट होगा, कितना आ जाएगा, सिर्फ 6, ठीक है, 6 ppm, 6 ppm मतलब कि इसके अंदर किसमें कि 1000 ग्राम ऑफ सी वाटर के अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट कितना प्रेजेंट था, 6 × 10 की पावर -3, तो उसका पार्ट्स पर मिलियन निकाल दिया, कितना आ गया, 6 ppm निकाल दिया। ये तब यूज़ किया जाता है बेटा जब सॉल्यूट का जो कंटेंट है, सॉल्यूट का जो मास है वो बहुत ही कम दिया हुआ होता है, बहुत ही कम गिवन होता है, कम ही गिवन है, माइनस में वैल्यू गिवन है सॉल्यूट के अमाउंट की, ठीक है। तो वहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ओके। कितना आ जाएगा, ये 6 ppm हो जाएगा। न्यूमेरिकल्स निकालने में आपकी हेल्प करेगा, कब, जब सॉल्यूट का अमाउंट
अमाउंट आपको किस में गिवन होगा, माइनस में, मतलब कि बहुत ही माइनर वैल्यू होगी, ये तभी यूज़ किया जाता है। अदरवाइज तो हमारे पास मास परसेंट निकालने के 3 फॉर्मूले हैं ही, कौन कौन से हैं, W/W, V/V और W/V। ओके, तो हो गया ये यहाँ तक। तो मैं आपको एक न्यूमेरिकल करवा देती हूँ। इसमें क्या कहते हैं, देखो न्यूमेरिकल देखो, इफ 11 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है, 11 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड डिजोल्व इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, एंड हैविंग डेंसिटी डेंसिटी इसकी गिवन है आपको 1.1 ग्राम पर ml, ठीक है। आपको क्या दे रखा है, ऑक्सैलिक एसिड दे रखा है, कितना है, 11 ग्राम है। ऑक्सैलिक एसिड कितना है, 11 ग्राम, उसको डिसोल्व किया गया है। सॉल्यूशन कितना बनाया गया है, 500 ml, ठीक है। तो तुम्हारे पास क्या है, डेंसिटी भी गिवन है, आपको कैलकुलेट करना है मास परसेंट, कैलकुलेट मास परसेंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड का क्या कैलकुलेट करना है, मास परसेंट कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला आप पढ़ चुके हो, मास परसेंट का क्या फॉर्मूला रहेगा, मास परसेंट क्या होगा, मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय कितना, 100, ये होगा ना, मल्टीप्लाइड बाय 100। अब तुम्हारे पास सॉल्यूशन का मास नहीं है ना, सॉल्यूशन का मास, उसने क्या दे रखा है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है, क्या दे रखा है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम। लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, सॉल्यूशन का मास नहीं है, लेकिन उसने हिंट दे रखा है बेटा कि सॉल्यूशन का मास आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, किससे, वॉल्यूम से। और उसने डेंसिटी भी दे रखी है, क्या दे रखी है, डेंसिटी। तो डेंसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर। आपको पता है कि जो डेंसिटी होती है वो किसके बराबर होती है, मास अपॉन में वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, मास ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि डेंसिटी किसकी, वॉल्यूम किसकी दे रखी है, सॉल्यूशन की, डेंसिटी भी किसकी दे रखी है, सॉल्यूशन की, तो मास भी किसका आएगा, सॉल्यूशन का ही आएगा। और वही चीज़ हमें चाहिए यहाँ पर। तो मास ऑफ सॉल्यूशन हमें कैलकुलेट करना है, तो क्या हो जाएगा, रो मल्टीप्लाइड बाय वी, ठीक है। तो मास इज इक्वल टू रो मल्टीप्लाइड बाय वी। रो कितनी है, रो क्या होता है बेटा, डेंसिटी का सिंबल क्या होता है, रो, ठीक है, इसको रो बोलते हैं। तो 1.1 हमारे पास कितनी आ जाएगा, मास कितना आ जाएगा, मास इज इक्वल टू 1.1 मल्टीप्लाइड बाय 500, ठीक है। तो कितना आ गया ये, इसको जब आप सोल्व करोगे 550, ठीक है, कितना आ जाएगा ये, 550 ग्राम। ओके, अब यहाँ पर पुट कर दो। मास ऑफ कंपोनेंट कितना गिवन है आपको, 11 है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 550, मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा, 100, ठीक है। इसको सोल्व आउट करेंगे, 2%, कितनी वैल्यू आ गई आपके पास, 2%, ठीक है। क्या आ गया, मास परसेंट कितना आ गया ऑक्सैलिक एसिड का, 2% आ गया। फिर से देख लो एक बार, क्या बोला गया है, 11 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड डिसॉल्व्ड इन 500 ml सॉल्यूशन, ओके। इफ यू हैव डेंसिटी 1.1 ग्राम पर ml, कैलकुलेट मास परसेंट ऑफ द ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। तो मास परसेंट के लिए मास ऑफ कंपोनेंट, मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। सॉल्यूशन का मास गिवन नहीं है, लेकिन डेंसिटी गिवन है, वॉल्यूम गिवन है। आप दोनों में कोरिलेट करके आप फॉर्मूला लगाएंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम को इधर ले जाओ, मल्टीप्लाई में आ जाएगी डेंसिटी के, और तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, फिर मास आ जाएगा। तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितनी थी हमारे पास, 1.1 थी, वॉल्यूम कितना था, 550 था, मल्टीप्लाई किया, कितना मास आ गया तुम्हारे पास, 550, ओके। आप फॉर्मूले में पुट करेंगे, मास ऑफ कंपोनेंट कितना गिवन है, 11, ओके। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, हमने कैलकुलेट कर लिया, 550 मल्टीप्लाइड बाय 100, कितना आ जाएगा टोटल, 2%, ठीक है। तो ये क्या था बेटा, किसके बारे में था कि मास परसेंट जो है किसी भी सॉल्यूशन का आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन का मेथड है वो हम देखते हैं, वो क्या है, मोलैरिटी, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोलैरिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोलैरिटी कैपिटल है, मोलैरिटी। और सबसे ज़्यादा लैबोरेटरी के अंदर कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए इसी का ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए, लेकिन इसकी एक डिसएडवांटेज भी है।
ठीक है। मोलैरिटी का फॉर्मूला जो है, मोलैरिटी जो है इसको ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए। आप लैब में जाओगे तो आप देखोगे कि जो सॉल्यूशंस प्रिपेयर्ड होते हैं, जो लैब टेक्नीशियन होते हैं, ठीक है, वो बना के रखता है उनको, ठीक है, तो वो सॉल्यूशंस जो होते हैं उनके ऊपर नाम लिखा होता है 1 मोलर 2 मोलर। इसका मतलब क्या है, उसकी मोलैरिटी दे रखी है, मोलैरिटी 1 मोलर लिखा हुआ तो उसकी मोलैरिटी कितनी है, 1 है, ठीक है। 2 मोलर लिखा हुआ तो उसकी मोलैरिटी कितनी है, 2 मोलर है, ठीक है। लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेज है इसकी, क्या कि ये जो टेम्परेचर की प्रति है ना वो चेंज हो जाती है। जो मोलैरिटी है वो टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज करने पर ही जो मोलैरिटी की वैल्यू है वो भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, क्योंकि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। कैसी है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। क्यों है टेम्परेचर डिपेंडेंट, क्योंकि जब इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो इसके डिवाइड में क्या आता है बेटा, वॉल्यूम, और जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम क्या किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। मैं आपको फॉर्मूला बताती हूँ डायरेक्ट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो किस में होना चाहिए, लीटर के अंदर होना चाहिए। अगर जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो लीटर में नहीं है तो हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर, लीटर के अंदर। और ऊपर क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है। अब देखो मोल्स को तुम्हें पता है, मोल्स को तुम कैसे कैलकुलेट करते हो, मोल्स के बारे में आपको पता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास। मैं आपको सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर लिखवा देती हूँ इसको। तो जो मोलैरिटी है कैपिटल एम वो किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स क्या, एन, और किसके, सोल्यूट के लिए। आप ध्यान रखेंगे सोल्यूट और सॉल्वेंट दो कंपोनेंट होते हैं हमारे पास, ठीक है। मैं हर एक न्यूमेरिकल के अंदर जो बार बार हम सोल्यूट और सॉल्वेंट तो लिखेंगे ही, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इतनी बड़ी स्टेटमेंट नहीं लिखते हैं, तो सिंबलिक फॉर्म के अंदर लिखेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स को तो एन से डिनोट किया जाता है, ठीक है। सोल्यूट और सॉल्वेंट में आप ध्यान रखेंगे कि सोल्यूट के लिए हमेशा मैं यूज करूंगी 2 सब्सक्रिप्ट, ठीक है, और सॉल्वेंट के लिए यूज करूंगी क्या, N1, ओके। नंबर ऑफ मोल्स तो n है ही है, लेकिन सॉल्यूट के लिए क्या यूज किया जाएगा, 2, और सॉल्वेंट के लिए हम क्या यूज करेंगे, 1 यूज करेंगे। क्लियर हो गई ये बात। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है ना, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना, V, किसके अंदर, लीटर के अंदर। V क्या है, वॉल्यूम है, यहाँ भी आप चेंज कर सकते हो। नंबर ऑफ मोल्स को चेंज करो, किसके बराबर होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास। गिवन मास को हम किससे डिनोट करते हैं, W से, मोलिकुलर मास को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल M से, ठीक है। तो W2 डिवाइडेड बाय M2 V। अगर वॉल्यूम ml में गिवन है तो 1000 लगा दो आप, ठीक है। ये आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा किसका, मोलैरिटी का। इसका फॉर्मूला हो जाएगा मोलैरिटी का। क्लियर हो गई ये बात। क्या है, W2 डिवाइडेड बाय M2 मल्टीप्लाइड बाय V क्या है, वॉल्यूम है, किस में होनी चाहिए, वो लीटर के अंदर होनी चाहिए। अगर ml में गिवन हो तो ऊपर कितना चला जाएगा, 1000 चला जाएगा। 2 मैंने वर्ड यूज़ किया है सॉल्यूट के लिए, और 1 जो है वो यूज़ किया गया है सॉल्वेंट के लिए, और नंबर ऑफ मोल्स के लिए हम n यूज़ करेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल देखो इसमें, देखो न्यूमेरिकल देखो इस पर, if 40 ग्राम ऑफ sodium hydroxide is dissolved in liquid to form 250 ml of solution, 250 ml of solution, 250 ml solution बना दिया। कैलकुलेट मोलैरिटी, कैलकुलेट मोलैरिटी, उसकी क्या कैलकुलेट करनी है, मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाएंगे आप, मोलैरिटी क्या होती है, कैपिटल M, ठीक है। देखो एक चीज़ इससे पहले, जब भी आपको न्यूमेरिकल गिवन हो तो अच्छा स्कोर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल पढ़ते ही सबसे पहले आपको उसको सोल्व करने का तरीका आना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले न्यूमेरिकल सोल्व करोगे तो आपको क्या लिखना है, गिवन कंडीशंस, ओके। क्या लिखेंगे, गिवन कंडीशंस। गिवन कंडीशंस वो चीज़ें होती हैं जो इसके अंदर गिवन है, जैसे वॉल्यूम गिवन है आपको, मास गिवन है, ठीक है। फिर उसके बाद लिखो उसका फॉर्मूला यूज्ड, गिवन कंडीशंस के बाद लिख के फिर लिखो फॉर्मूला यूज्ड, फॉर्मूला कौन सा यूज़ हो रहा है, फिर उस फॉर्मूले के अंदर आप वैल्यूज़ पुट करो। वैल्यू पुट करने के बाद अगर आप कैलकुलेशंस भी छोड़ देते हो तो वो आपको 1 मार्क तो जरूर देता ही देता है, ठीक है। अगर 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल है तो 1 मार्क्स तो वो देगा ही देगा। अगर आप ऐसे ही स्टार्ट कर देंगे, कहीं से कुछ भी चीज़ें आपने लिखी नहीं, तो वो मार्क्स नहीं देता है फिर, ठीक है। कैलकुलेशन करने के बाद ही मार्क्स देगा, ओके। तो एक तरीका होता है बेटा, ओके। इसी तरीके से हम करेंगे इसको। क्या सॉल्यूशन है इसका, सबसे पहले गिवन कंडीशंस, गिवन कंडीशंस क्या क्या कंडीशंस आपको गिवन है,
क्या दे रखा है 40 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज डिजोल्व इन लिक्विड। तो इसका मतलब ये तो सोल्यूट हो गया ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोल्यूट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं 2। और मास गिवन है, तो मास किसी भी कंपोनेंट को हम किससे डिनोट करते हैं W से। तो क्या गिवन है W2, W2 कितना गिवन है 40 ग्राम। ओके, और क्या गिवन है वॉल्यूम, वॉल्यूम कितनी गिवन है 250 ml, वॉल्यूम कितनी गिवन है 250 ml। ठीक है, अब फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या लगेगा आपको गिवन है तो ऊपर फॉर्मूला मोलैरिटी का इज इक्वल टू क्या आएगा W2 डिवाइडेड बाय M2 मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट V वॉल्यूम। ठीक है, किस में गिवन है वॉल्यूम ml के अंदर, तो ऊपर तो 1000 जाएगा ही जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करोगे आप वैल्यूज को पुट करोगे। W2 कितना है हमारे पास 40 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट नीचे क्या है M2, लेकिन ये आपके पास है नहीं। M2 क्या होता है मोलिकुलर मास किसका सोल्यूट का, सोल्यूट कौन है सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैलकुलेट कर लोगे आप, कैसे कैलकुलेट करोगे बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए देखो एक बार बता देती हूँ कि जो भी एलिमेंट्स गिवन होते हैं, जो भी एटम्स गिवन होते हैं, उनके एटॉमिक मास को आपने ऐड करना है। ओके, तो सोडियम का कितना होता है 23। ठीक है, ऑक्सीजन कितना होता है 16, हाइड्रोजन कितना होता है 1। तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास ये, सॉरी 40, कितना आ गया ये 40 आ जाएगा। ओके, तो 40 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम कितना है 250 दे रखा है। ठीक है, और ऊपर कितना चला जाएगा 1000। ये ऊपर 1000 क्यों आ गया बेटा, क्योंकि 250 क्या दे रखा था ml। ठीक है, ये आप सोल्व करोगे तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगी मोलैरिटी आ जाती है। फॉर मोलर यूनिट क्या रहेगी और इसकी मोलैरिटी की यूनिट क्या रहेगी मोलर। ठीक है, मोलैरिटी की यूनिट क्या रहेगी मोलर, या फिर आप सिंपल क्या लिख सकते हो फॉर कैपिटल M। इससे भी वो समझ जाएगा, ठीक है, कोई भी समझ जाएगा कि ये क्या गिवन है आपको, सॉल्यूशन की मोलैरिटी गिवन है फॉर मोलर सॉल्यूशन। ओके, मोलैरिटी गिवन जो है आपको वो पता लग जाएगा। फॉर मोलर लिख सकते हो या फिर फॉर कैपिटल M लिख सकते हो मोलर। इसका मतलब समझेंगे क्या हम, मोलर ही समझेंगे। ओके, या फिर मोल पर लीटर, ये भी हो सकती है यूनिट। मोल थे ना ऊपर, ये नंबर ऑफ मोल्स है, मोल पर लीटर, ये भी इसकी यूनिट हो सकती है। तो यूनिट इसकी क्या होगी, अगर आपसे कोई यूनिट पूछे मोलैरिटी की यूनिट क्या होगी मोलर। ठीक है, या फिर मोल पर लीटर। ओके, ये किसके बारे में हमने पढ़ लिया मोलैरिटी के बारे में। ओके, बहुत सारी कंसंट्रेशन की टर्म्स हैं, लाइक मोलैलिटी है, मोल फ्रैक्शन है, नॉर्मेलिटी है। ठीक है, इनको हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे, लेकिन इस लेक्चर के अंदर इतना ही था। मोलैरिटी तक आप पढ़ेंगे, इसको फॉर्मूले को याद करेंगे, न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। अगर कोई भी क्वेरी आती है आपकी तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप जरूर पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये लास्ट अपने वीडियो के अंदर इतना ही था। अब आगे स्टार्ट करेंगे क्या मोलैलिटी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।